नियम का है। हाँ, हिंदी आता तुमको? हिंदी नहीं है तो फिर मुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या मतलब? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या नहीं मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी, क्या नहीं करेगा आता। फिर? इसको तू अजून खाया इम्पॉर्टंट तुम्ही कुठून येणार? 1500 किलोमीटरवर. कान पकड के सॉरी बोल. सॉरी बोलता कान पकड़ के सॉरी बोल. सॉरी बोल. सॉरी बोल. लवकर सॉरी बोल. अरे बोल ना, अरे sorry. कान पकड बोल. सॉरी बोल अरे भाई हात चालतील कशाला डोक्याची वाट लावतो? सॉरी बोल. कान पकड, हाथ पकड़, कान पकड़ के सॉरी बोल. ऊपर कान पकड़ के कान पकड़ तो ऊपर जाके लेके जाते तो ऊपर लेके जाएंगे. जल्दी कान पकड़ इसका. आपके सामने समोर ये असा आणि कान पकड. सॉरी बोलो. देव का फटका. इसका टाइम था, हम अपने बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे, बिल्डिंग के एग्जैक्ट नीचे है। और वहाँ एक आदमी खड़ा था, उसको बोला एक्सक्यूज मी बोलते बराबर वो पलटी होके गाड़ी के पीछे मैं बैठी थी, छोटा सा बच्चा लेके 9 महीने का, और मेरे आगे दीदी एक गाड़ी चलाती, गीता चौहान। उसका चेहरा उसने नोच लिया और बोला मराठी मत ही बोल। दीदी बोली मराठी में नहीं बोलूंगी। उसने मेरा गाड़ी पे, मैं बोली पुलिस चौकी फोन लगा दी, उसने मेरा गाड़ी पे ही हाथ मोड़ दिया। हाथ मोड़ दिया, उतने में हम नीचे उतरे तो उसके परिवार वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो वो लोग सब हम लोग को मारने आ गए। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र में ये जो भाषा विवाद है इस पर बात करेंगे, हिंदी मराठी की बात। इसके लिए हमारे साथ श्री धनंजय शिंदे साहब हैं और श्री राहुल गायकवाड़ साहब हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये विवाद जो है वो है क्या, ये बताएं धनंजय साहब। महाराष्ट्र राज्य जो है, जब 1960 में महाराष्ट्र राज्य की निर्मित हुई और स्वतंत्रता के बाद में जब देश का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सभी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही थी, डॉक्टर बाबा साहेब जी आम्बेडकर जी ने लिखा हुआ संविधान भी अस्तित्व में आया और जो प्रांत बने वो भाषावार बने, भाषा के हिसाब से प्रांत बने या राज्य बनाए गए, जो कि लोकल जो भाषा है उसमें लोगों का व्यवहार, आचार विचार ठीक तरह से वो पूरा स्ट्रीमलाइन होगा, एक ये सोच थी। और इसीलिए जैसे महाराष्ट्र राज्य है, यहाँ की जो राज्य भाषा है वो मराठी है। और समझो हम कर्नाटक में गए तो वहाँ की राज्य भाषा कन्नड़ है। वहाँ पे बहुसंख्यक जो लोग हैं उनकी भाषा जो है वो हिसाब से भाषावार राज्य प्रांत की रचना हुई पूरे हिंदुस्तान में। तो महाराष्ट्र में अभी पिछले मतलब संविधान ने हर व्यक्ति को हक दिया है देश में रहने वाले कि हम कहाँ पे भी जा सकते हैं, देश के कोई भी कोने में जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे नौकरी धंधा कर सकते हैं। तो वो संवैधानिक अधिकार है और उसके तहत महाराष्ट्र का आदमी उत्तर प्रदेश में जाके बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है, बिहार का आदमी मुंबई में आके काम कर सकता है। तो एक ये प्रक्रिया जो है वो कई सालों से चलती आई हुई है और ये संवैधानिक है पूरी तौर से। अभी आपको पता है कि ऐसे इशू निकलते हैं, मतलब औरंगजेब के कब्र का इशू हो या फिर वक्फ बोर्ड के बारे में जो इशू है वो, या आपको पता है कि 3-3.5 साल पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिदों के ऊपर जो हम ये लगाते हैं स्पीकर, लाउड स्पीकर लगाते हैं, उसके बारे में मुद्दा निकाला था। और अभी के चलते भाषा का मुद्दा आया है, जिसके तहत जो लोग महाराष्ट्र में आए हैं, मुंबई में आए हैं, उन्होंने अपनी भाषा जो है वो कुछ भी हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन, संवाद, व्यवहार की भाषा है जो मराठी, उसमें बात करनी चाहिए। ये भूमिका लेके, ये सोच लेके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो पिछले महीने में जो अधिवेशन हुआ, उस वक्त राज ठाकरे जी ने उनके कार्यकर्ताओं को बोला कि सब जगह पे मराठी भाषा बात करने के लिए उसका इस्तेमाल हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी डिपार्टमेंट हो वहाँ पे, या बैंक का हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए, वैसा उन्होंने आदेश दिया था। और उसके तहत जो उनके पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो जहाँ पे भी मराठी में जो लोग बोलते नहीं है उनको मराठी बोलने के लिए प्रेशराइज करते हैं। और साथ में ही कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि उनके कार्यकर्ताओं ने या कॉमन आदमी जो है बंबई में रहने वाला, उन्होंने सवाल पूछे कि आप मराठी में बात करिए, हिंदी में बात मत करिए या दूसरे भाषा में बात मत करिए।
तो वहां पे संघर्ष हुआ और फिर जो अमराठी व्यक्ति थे उनको माफी मांगनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने सामने आए। तो इसीलिए ये मराठी में, महाराष्ट्र में रहना होगा तो आपको मराठी में ही बात करना होगा। एक ये पॉलिटिकल एजेंडा लेके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी अगले 6-8 महीने के बाद में महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुख्यतः मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होने वाला है उसके तहत उन्होंने तैयारियां शुरू की। और ये पूरा उनका जो चल रहा है, ये प्रोपोगंडा चल रहा है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, इसको पूरा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। क्योंकि आपको पता है कि शिवसेना जो बालासाहेब ठाकरे ने स्थापन की थी, वो शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा था, और उसके बाद में एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। और फिर अभी जो परिस्थिति है कि एकनाथ शिंदे भी उनसे मतलब नाराज है, उनको भी मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बन गए। तो ये पूरे चक्कर में एक तो जनता का ध्यान दूसरी जगह भटकाना, और शिवसेना, उद्धव जी की जो ओरिजिनल शिवसेना है, उसका जो वोटर बेस है, जो मराठी स्पीकिंग ज्यादातर है, तो उसको डिवाइड करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक ये षड्यंत्र है, ऐसा मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा। इसीलिए जब भी मनसे के जो कार्यकर्ता है जो वॉयलेंट बनते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करते हैं, फिर भी उनके ऊपर कुछ कठोर कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है महायुति की, वो शांत बैठी सिलेक्टिव तौर पे। तो उसी से सीधा सीधा क्लियरली ये पता चला, जब उन्होंने बैंक में जाके बैंक कर्मचारियों के साथ में जब उन्होंने हिंसक कृति की, तो उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस बाध्य हुए, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और उन्होंने फिर उनको बोला कि अभी थोड़ा ठंडा करो, अंदर की उनकी बात हुई होगी, उन्होंने बोला कि ये हम इसका समर्थन नहीं करते। तो उसके बाद में फिर राज ठाकरे ने एक पत्र निकाल के उनके कार्यकर्ताओं को कहा कि जो मैसेज देना था वो हम दे चुके हैं महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को, और अभी आप अपना जो आंदोलन चल रहा है वो अभी शांत करिए। तो ये पूरी 2020 जैसी आईपीएल जैसी ये फिक्स मैच है, नूरा कुश्ती है, और जिसका ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया शिंदे साहब। हम जो है इसकी राजनीति पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। असल में जैसा आप अभी शिंदे साहब बता रहे थे कि मामला पहले बैंक में हुआ, उसके बाद डी मार्ट में हुआ, लेकिन इसको ये दोनों इश्यूज बहुत ज्यादा मशहूर नहीं हुए। लेकिन जो डोंबिवली का घटना हो गई, जिसमें एक औरत ने, उसके हाथ में बच्चा भी था 9 महीने का, उसने ये कहा एक्सक्यूज मी, यानी मुझको रास्ता दे दो, ये उसने अंग्रेजी में कह दिया। तो वो जो लड़का खड़ा था उसी बिल्डिंग का था, उसने कहा कि तुम ये बात मराठी में बोलो। तो वो बोल नहीं सकी, या उसने कहा कि क्यों मराठी में बोलूं, जो भी। इस पर जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया। उस लड़के के घर वाले आ गए उस लड़ाई में, और वो जो औरत थी उसके घर वाले आ गए, उसका शौहर आ गया, उसकी बहन जो थी उसका शौहर आ गया, और फिर काफी जो है वो मारपीट का मामला हुआ, और ये जो है वो मामला पुलिस स्टेशन में भी चला गया। तो ये जब घटना घटी, और इसमें चूंकि महिलाएं इन्वॉल्व थी, बच्चे इन्वॉल्व थे, बच्चा इन्वॉल्व था, और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो गए, और मारपीट तक बात पहुंच गई, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी। तो राहुल साहब ये बताइए कि ये जो भाषा का विवाद है, आप ये कहते हैं कि आप ये मराठी बोलिए, वो बोलता है कि भाई सॉरी मैं आइंदा कोशिश करूंगा, ये सब चीजें तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो मारपीट तक बात पहुंच जाती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे अभी बातचीत जो हो रही है कि ये जो राज्य की निर्मिती हो गई आजादी के बाद या आजादी के पहले से, जो भाषावार प्रांत रचना के हिसाब से जो प्रदेशों की जो मतलब की होगी, तो भाषा एक आधार था उसका, और वो हिसाब से मतलब राज्य की निर्मिती हो गई। तो मराठी भाषा का मतलब कि यहाँ के कामकाज में, सरकारी कामकाज में या अन्य व्यवहार में उसका उपयोग होना चाहिए, ये बात हम लोग मानते हैं। लेकिन उसकी एक सिस्टम भी होती है। लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ दल है, कुछ ऐसी शक्तियां है कि जो इसको मानती ही नहीं। और हम जो है कि हमारा संविधान है, जात, धर्म, पंथ और भाषा के नाम से कि राजनीति करना या उसके हिसाब से
कोई दल अगर काम करता है तो उसको मतलब कि वह गैर कानूनी है, देश के हित में वो काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे दल को पाबंदी लगनी चाहिए। ये पहली बात तो मतलब कि मैं ये मांग आपके माध्यम से कर रहा हूँ। राज ठाकरे या शिवसेना का जो उगम ही है, मतलब ये सिस्टम पे चलते नहीं थे। धर्म और जाति का मतलब उनके राजनीति का एक आधार रहा है। आज जहां तक हम लोग देखते हैं कि एक गुड़ी पाड़वा है या दसरा मेला हुआ है शिवसेना के उगम से ही, तो एक एजेंडा वो अपने अगले साल 1 साल का या 5 साल का एक एजेंडा वो अपने दसरा मेला से बाला साहब ठाकरे या राज ठाकरे भी उनकी राह पर चल रहे हैं। तो एक एजेंडा अपना गुड़ी पाड़वा में आके अपना एक एजेंडा वो अपने मन से आप कार्यकर्ताओं के बीच में छोड़ देते हैं। दूसरी बात है कि राज ठाकरे की अगर अपन राजनीति देखते हैं, शिवसेना का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन राज ठाकरे की जो नीति है, राजनीति का मतलब वो जो है, तो मतलब कि उन्होंने जो जिस जोश में आए थे राजनीति में, बहुत पायलट प्रोग्राम लेके आए थे, महाराष्ट्र का एक नवनिर्माण का मतलब उन्होंने एक मतलब कि प्रोग्राम लेके आए थे, लेकिन वो 2-4-5 साल में उसका खत्म हो गया और वो अभी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। कहीं पर भी उनको मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा है, हर जगह पे अपयशी मतलब उनको अपयश मिल रहा है। दूसरी बात जो है कि बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की आज की 10 साल की जो राजनीति है, तो ये छोटे दलों को अपने हिसाब से अपने साथ रखो या उनको खत्म कर दो, ये जो चल रही है। तो उसमें है ना कि राज ठाकरे है, उनकी भी बहुत सारी सीआईडी ये ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, सब दुनिया जानती है। और राज ठाकरे जो है कि उनके प्रभाव में काम करते हैं। अभी जो गुड़ी पाड़वा में राज ठाकरे का प्रोग्राम हुआ शिवाजी पार्क पे, है ना, उन्होंने बहुत सारी मतलब कुछ बातें अच्छी भी की, कुछ बातें उन्होंने ये भी किया, वो अपनी जमीन तलाश रहे और मुद्दा ढूंढ रहे। अरे मुद्दा उनको लगा कि ये मराठी का मुद्दा जो है, अरे कई सालों से चल रहा है, मतलब कि ये आज की बात नहीं है। उसका रिजल्ट भी आया है, पीछे भी हटा है, आगे भी गए हैं, फायदा भी हुआ है, उनको नुकसान भी हुआ है, ये सब जो है। लेकिन ये बात है ना कि खाली राज ठाकरे की नहीं है। राज ठाकरे आज जो भी राजनीति करते हैं, तो राज ठाकरे का राजनीति है कि ये देवेंद्र फडणवीस से या बीजेपी से जुड़ी हुई राजनीति है। और ये देवेंद्र फडणवीस हो या बीजेपी महाराष्ट्र की इकाई हो, तो वो राज ठाकरे को एक मुद्दा देके उसको एक अलग से चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। शिवसेना की जो बात है कि शिवसेना जो मुख्य शिवसेना आपको उभाटा जिसको अभी बोलते हैं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना जो काम कर रही है, उसके पास है कि उनकी विधानसभा में, लोकसभा में या जमीन पे क्या ताकत है, शिंदे ने कितना उनको नुकसान पहुंचाया है, ये बात अलग है। लेकिन उनके पास एक नेता है उद्धव ठाकरे के जैसा। शिंदे के पास कितने भी एमएलए होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन शिंदे नेता नहीं हो सकता है। नेता की हैसियत उसकी महाराष्ट्र में खड़ी नहीं हो सकती। तो बीजेपी हमेशा राज ठाकरे को शिवसेना के खिलाफ में वो ऑप्शन में रखेगी। और ये जो मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे का जो भी गुड़ी पड़वा का ये सब मेलावा हुआ, जो भी प्रोग्राम हुआ उधर, तो राज ठाकरे ने जो भी इश्यू दिए हैं, तो ये इश्यू और संगन मत से मतलब उसको मालूम है कि बीजेपी को मालूम है कि राज ठाकरे को कौन सा मुद्दा देके महाराष्ट्र में खड़ा करना। तो ये मुद्दा भी जो है कि कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखते हैं कि राज ठाकरे इतना जल्दी है ना पीछे हटते नहीं है। लेकिन जो बैंक अधिकारी के बैंक में जो मनसे कार्यकर्ताओं ने जो भी कुछ किया और उसके बाद मतलब वो बैंक कर्मचारी के जो लोग इंडियंस है मुख्यमंत्री को मिले, उसने चिंता जाहिर की और मुख्यमंत्री ने उसमें थोड़ा हस्तक्षेप किया। राज ठाकरे तुरंत अपने वो आंदोलन, अपनी मुहिम, अपना सब अभियान उन्होंने रोक दिया। तो ये सब है ना कि राज ठाकरे कभी इतने जल्दी वो पीछे हटते नहीं है। और ये इस बार हुआ है तो ये सब जो है कि राज ठाकरे का जो भी मोमेंट है उसको लेके ये लोग चल रहे हैं। दूसरी बात जो है कि मनसे का जो कार्यकर्ता है, ये जहाँ उनका आधार है, वो धर्म और जाति के मतलब वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, राजनीति का कुछ मालूम नहीं है। उनके दिमाग में जो है कि एक हर चीज की मतलब झूठी अस्मिता भरी हुई है और वो झूठी अस्मिता लेके मतलब वो सब मतलब हर बार आंदोलन में शामिल होते हैं।
राज ठाकरे के चेतावनी पे जो लोग मैदान में उतरे या उन्होंने जो भी बैंक में जाके जो आंदोलन किया, ये डोंबिवली की घटना है, एक और 2 औरतों के साथ उन्होंने जो भी बर्ताव किया, तो भाई ये सामान्य लोग हैं। सोसाइटी में ये घटना हो गई है, जिस सोसाइटी में घटना हो गई हो, वही जो रोकने वाले या उनके साथ मारपीट करने वाले जो लोग रहेंगे ना, वही सोसाइटी में रहते हैं ना वो भी। तो ये आपस में झगड़ा लगाने की जो बात है ना, ये बात है। राज ठाकरे का लड़का चुनाव मैदान में तो उतरा, लेकिन राज ठाकरे अपने बाप के आह्वान पे, है ना, वो क्यों नहीं मैदान में उतरा? वो कौन से बैंक में नहीं गया? शिवसेना के मन से के और भी नेता है, उनके भी बेटे हैं, तो वो क्यों नहीं आए? तो ये जो लोग है कि अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, ये सर्वसामान्य जो लोग है बेकार है। आप जो लोग ये सब कर रहे हैं, बैंक में जाके कर रहे हैं, वो बैंक में रोजगार मांगने के लिए नहीं जाते, रोजगार मांगने के लिए नहीं जाते। हमको रोजगार नहीं है उसके लिए आंदोलन नहीं करते। ये ऐसी जो झूठी अस्मिता है उसके ऊपर आंदोलन करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि ये जो चुनाव हुआ, ये घटना हो गई, और फडणवीस ने उसको तत्काल रूप से उसको मतलब कि बैंक कर्मचारियों को आश्वासन दिया, राज ठाकरे का पीछे हटना है। अगर ये महाराष्ट्र में आंदोलन बढ़ता तो आने वाले समय में महाराष्ट्र में इससे मतलब राज ठाकरे के आंदोलन से जो प्रभावित होता है तो यूपी बिहार के ज्यादा लोग, ये कर्नाटक ये साउथ वाले थोड़ा कम है, लेकिन यूपी बिहार वाले लोग ज्यादा है। और ये लोग है कि टैक्सी वाले हैं, भाजी वाले हैं, और यहाँ के लोगों का रोज उसके साथ संपर्क आता है, तो उनके ऊपर ये लोग का अटैक बस ज्यादा रहता है। तो उसका असर है ना, आने वाले 6-7 महीने में जो बिहार का चुनाव है उसमें असर पड़ता था, और इसलिए मतलब कि राज ठाकरे को रोक दिया गया। तो ये जो है कि कोशिश होती है ना कि राज ठाकरे को कौन सा मुद्दा देके महाराष्ट्र में खड़ा करने का है। दूसरी बात है कि राज ठाकरे अगर मराठी का मुद्दा लेके आता है तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आज काम कर रही है, वो उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रही? तो ये चर्चा भी चालू करेंगे, जैसे हिंदुत्व छोड़ दिया शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, ऐसे मराठी का मुद्दा भी छोड़ दिया, तो ये प्रचार भी यही लोग करेंगे। तो ये मतलब एक मराठी में बोलते हैं उसको कोंडी करने का, तो उनको घेरने का कोशिश है कि राज ठाकरे के माध्यम से यहाँ का देवेंद्र फडणवीस सरकार करेगा। ये बात है। अभी देवेंद्र फडणवीस ने बैंक कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि भाई आपको मतलब सुरक्षा रक्षण दिया जाएगा, कि ऐसा नहीं होगा। मनसे का आंदोलन भी ठंडा हो गया। लेकिन जो घटना डोंबिवली में हो गई और वहां पर पुलिस अभी तक एफआईआर पुलिस दाखिल नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रहे? देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, तो वहां एफआईआर क्यों नहीं हो रही? अगर उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो जाएगी या वो मैटर में कोई सेटलमेंट हो जाएगी, तो ऐसे जो घटना ये अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनका एक हौसला बढ़ जाता है। अरे हर बार होते आ रहा है। हौसला बढ़ाने का काम जो है कि यहाँ का महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर कर रहा है, यहाँ का सत्ता पक्ष कर रहा है, और इनको ये चाहिए भी। ये जो मुद्दा है राज ठाकरे का, ये आगे ले या पीछे ले, उसको रोके या उसको चलाए, लेकिन ये मुद्दा को लेके ये भी प्रचार हो जाएगा कि इसके ऊपर शिवसेना उबाटा के लोग या नेता चुप क्यों है। तो उद्धव ठाकरे को थोड़ा नुकसान करने का भी उसके पीछे हाथ है, और ये सोची समझी राजनीति के हिसाब से ये मुद्दे आते हैं, ये ऐसे नहीं आते, है ना। ये हम लोग देखते हैं कि पिछले कुछ दिन 10 साल पहले ये मुद्दा आज का नहीं है, तो बीच में ठंडा क्यों होता है? अगर ये एजेंडा है, ये प्रोग्राम है मनसे का, और मनसे मराठी के बारे में बहुत मतलब कि उनको बहुत सारी उनकी अस्मिता है, तो वो आप अस्मिता बीच में छोड़ क्यों देते? तो ये भी एक मुद्दा है ना। तो ये राजनीति से प्रभावित होकर सब लोग काम करते हैं। जैसे धनंजय साहब भी बोले और हम भी बोलते हैं कि ये महाराष्ट्र है, तो मराठी की इस महाराष्ट्र में मराठी भाषा का व्यवहार में उपयोग होना चाहिए, हम भी बोलते हैं। लेकिन उसका एक तरीका होता है, सिस्टम होती है। ये सिस्टम से मतलब, और वो बातचीत से होगा। अगर बैंक में मराठी से कारोबार करना है, या कोर्ट में करना है, या महाराष्ट्र मंत्रालय में करना है, बीएमसी में करना है, तो उसका एक सिस्टम होगा।
तो उसकी सिस्टम बनाना पड़ेगा और सबको साथ में लेके ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये कोशिश यहाँ की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं करेगी, राज ठाकरे नहीं करेगा। उनके ऐसे मुद्दे हमेशा के लिए उनको चाहिए होते हैं और जरूरत पड़े तो वो मुद्दे निकालते हैं, उछालते हैं और जरूरत खत्म होती है तो उसको दबा भी देते हैं। धनंजय साहब, आप दोनों इस बात पे सहमत हैं कि एमएनएस जो है वो बीजेपी की लाइन पे खेलती है, बीजेपी के इशारे पे काम करती है। लेकिन अभी एक मामला आया, उत्तर भारतीय विकास सेना के सुनील शुक्ला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने दो बातें कही। एक बात तो उन्होंने ये कही कि बैंक के जिस कर्मचारी से इन्होंने झगड़ा किया वो जो है वो हिंदू था, इसलिए एमएनएस जो है वो एंटी हिंदू है। और दूसरे ये कि ये जो है वो एंटी हिंदी है, तो इसलिए इस पार्टी की जो मान्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए। तो जब ये मामला आया तो उसके जवाब में जो एमएनएस के प्रेसिडेंट है, बम्बई के अध्यक्ष हैं संदीप देशपांडे साहब, उन्होंने कहा कि भाई अब तो ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हिंदी बोलने वाले हैं इनको यहाँ राज्य में रहने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये सुनील शुक्ला जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और बीजेपी हमेशा रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय दलों को खत्म करती है, तो इसलिए जो है वो बीजेपी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है और इसकी वजह से जो उत्तर भारतीयों का नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी सुनील शुक्ला पर और बीजेपी के ऊपर जाएगी। तो अब जो ये मामला है कि एमएनएस जो है वो बीजेपी पे ये इल्जाम लगा रही है कि वो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है और उसी के इशारे पर सुनील शुक्ला सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उनकी मान्यता रद्द कराने के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं धनंजय? आपको महाराष्ट्र में जो अभी मेला होते हैं ना, जत्रा जिसको कहते हैं, तो उसमें कुश्ती होती है, कुश्ती, रेसलिंग। और वो रेसलिंग में क्या होता है कि वो एकदम फिक्स्ड मैच जैसे आईपीएल की होती है, नूरा कुश्ती। और नूरा कुश्ती क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखने के लिए आए और उसमें पहले से ही डिसाइड हुआ होता है कि मैं ऐसा करूंगा, आप वैसा करो। तो ये भाजपा और ये कौन, सुनील शुक्ला कौन, इसको कभी, इनका कभी नाम भी नहीं सुना है। और मनसे के जो संदीप देशपांडे जी ने जो बोला है कि हमें सोचना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषिक रहेंगे या नहीं, तो ये बहुत ही मतलब लो लेवल की बातें है, सोच है। भारत के संविधान में मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हम देश के रहने वाली हर व्यक्ति कोई भी कोने में जाके रह सकती है। तो मनसे का ये जो स्टैंड है कि ये देखना पड़ेगा, ये इसको कुछ वैल्यू नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, सुनील शुक्ला जो है उसको भी राजनीति करनी है और इसीलिए वो मनसे के खिलाफ अभी कोर्ट में जाके बोल रहा है कि इनकी जो रिकॉग्निशन है वो खत्म करनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो सब ये तमाशा देख रहे हैं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है, वो होम मिनिस्टर है राज्य के। तो ये पूरी नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी, मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नौटंकी इसको कह सकते हैं। लोगों के सामने जो मुद्दे हैं, अभी क्या मुद्दे हैं हमारे सामने? हमारे सामने भाषा का मुद्दा जो है, जो संविधान के तहत होना चाहिए वो है। लेकिन आज मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो बेरोजगारी का प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है वो महंगाई का प्रश्न है। सुनील शुक्ला भी, मैंने उनका एक कुछ स्टेटमेंट पढ़ा, 2 दिन पहले मैंने उनका फोटो के सहित देखा। और संदीप देशपांडे भी करीब ये 40-45 साल के युवा है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में युवा जो है उनकी अवस्था क्या है? उनके हाथ को काम नहीं है। जो सरकार, देवेंद्र फडणवीस का जो गवर्नमेंट है, करीब 2 लाख नौकरियां है, राज्य सरकार भर नहीं रही है। और जो भी भर रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर रही है। उनको तनख्वाह क्या मिल रही है इन बच्चों को? और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मराठी भाषा के बारे में ये जो मनसे के नेता लोग जो बोल रहे हैं, राज ठाकरे जी ने भी बोला, आपके जानकारी के लिए, राज ठाकरे जी को एक लड़का और एक लड़की है, दोनों भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, दोनों की शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई है। तो मराठी मीडियम में क्यों नहीं हुई इनकी शिक्षा? ये सवाल भी पूछना चाहिए। ये जब झगड़े होते हैं, जमीन पे आके गुंडागर्दी होती है,
ये गुंडागर्दी में कौन लोग रहते हैं? जो बेरोजगार लोग हैं, उनको कुछ आशाएं रहती है, उनको लुभाते हैं ये लोग भाषा के नाम से, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, और उनसे फिर ये झगड़ा करवा देते हैं। आपने देखा कोई भी नेता का लड़का जाके उसके हाथ में कभी आपने पत्थर देखा है झगड़ा करते वक्त? वो भारतीय जनता पार्टी का भी हो या मनसे का भी हो या और भी ऐसे पार्टियों का हो जो लोगों के बीच में जहर फैलाने का काम करते हैं। तो ये पूरा ऐसे इसी तरह से चल रहा है। सुनील शुक्ला ने कुछ भी किया तो भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो पॉलिटिकल उनका जो रिकग्निशन है चुनाव आयोग ने किया हुआ, वो रिकग्नाइज नहीं होगा। और भले संदेश देशपांडे ने कितनी भी धमकियां दी तो भी उनको हिंदुस्तान में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी जात की हो, कोई भी धर्म की हो, कोई भी भाषा की हो, उनको मुंबई में भी नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं, कहाँ भी जाने का रोका नहीं जाएगा। मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा, राज ठाकरे जो शिवाजी पार्क के रहते हैं, उनके बाजू के घर पे भी आके रह सकता है। हिंदी भाषिक हो, इंग्लिश भाषिक हो, उर्दू भाषिक हो, कोई भी आदमी रह सकता है। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। तो ये बदतमीज और असंवैधानिक बातों को मुझे लगता है कि ज्यादा महत्व न देते हुए हमें जीने के जो प्रश्न है, रोटी कपड़ा मकान के जो प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, महंगाई का जो प्रश्न है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और लेकिन ये दोनों, ये सब इसमें करने वाले, कठपुतलियों के खेल करने वाले जो बैठे हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है, वो पिछले 100 दिन हो गए पूरे सरकार में सत्ता में आके। 100 दिन में वो सभी लेवल पे फेल हुए हैं, कंप्लीटली फेल्यूर है उनका। तो उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी नौटंकियों को वो ये देते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। और महाराष्ट्र के जनता को ये सब कुछ, ये खेल जो है इनका समझ में आया है। मुझे नहीं लगता सुनील शुक्ला या संदीप देशपांडे जैसे लोगों के स्टेटमेंट को महाराष्ट्र के युवा भी ज्यादा कुछ महत्व देंगे। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। एक दिन, मतलब 3 घंटे का मूवी होता है, 3 घंटे के बाद में लोग घर जाके ये होते हैं। तो ये थोड़े समय का एंटरटेनमेंट है इन नेताओं का। इसको कुछ महत्व देने की जरूरत नहीं लगती मुझे। राहुल साहब, सवाल ये है कि ये जो कालू बालू का तमाशा चलता है और ये लोग जनता के असली मुद्दों की तरफ से ध्यान हटा देते हैं। जो लोग जो अत्याचार के शिकार होते हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, वो उनकी तरफ से ध्यान हटा देते हैं। और इसके बावजूद ये जो है वो चुनाव में इसका फायदा उठा लेते हैं। तो इसका क्या कारण है? और इससे इनको इस तरह के तमाशों से, चुनावी फायदा उठाने से, यानी ये कि लोकल बॉडीज के चुनाव, नगर पालिका और पंचायत वगैरह के चुनाव में फायदा उठाने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो पिछले 10 साल से मोदी की सरकार आने के बाद से है, इस देश का है ना कि सब मतलब कि सिस्टम ही बदल गया। संसदीय परंपरा बदल गई है, संसदीय राजनीति बदल गई है, सब कुछ बदल दिया। दूसरी बात है कि हम लोग देखते हैं कि ये कानून का राज है, संविधान का राज है, ये था, देश का विकास है ना। कांग्रेस के राज में गड़बड़ी बहुत सारी हो गई, लेकिन विकास हम लोग को दिखता है। रोजगार मिलते थे, भरोसा था लोगों को कि रोजगार मिल जाएगा। लोग पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग शाखा से पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल कॉलेज मतलब कि बन रहे थे और लोगों को मतलब कि आसानी से एजुकेशन मिल भी रहा था। गड़बड़ी थी लेकिन ये हो भी रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद पिछले 10 साल से, है ना, ये हम लोग आरोप करते हैं, वो झूठ नहीं है कि मोदी सरकार जो है कि बीजेपी का आरएसएस का एजेंडा लेके चल। तो आरएसएस का जो एजेंडा है, गोलवलकर गुरुजी ने जो दिया है, तो एजेंडा में ये सब चीज है ही नहीं। एजेंडा, उनके एजेंडा में ये चीज है कि लोगों को जितना गरीब कर सकते हैं उतना गरीब बना, रोटी रोजी के लिए उनको मतलब कि ये कर दो कि उनकी ऐसे रोजी रोटी कमाने में ही उनका ध्यान लगना चाहिए। बाकी क्या देश में क्या हो रहा है, अपने अगल में क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं उन्होंने उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये जो राजनीति संघ के एजेंडा पे हो रही है, तो उसमें से रोजगार गायब है, शिक्षा गायब है, मेडिसिन, आरोग्य गायब है, सब चीज गायब है।
अभी ये जो लोगों को आदत लगी है लड़ने की, अपने हक मांगने की, संविधान ने उनको जो अधिकार दिया है, कामगार है तो उन संपर्क करने का अधिकार दिया है, किसान है तो उनको अपने किसान मतलब जो माल है उनको भाव भाव की बात है, उसके लिए लड़ने का अधिकार दिया है। आरक्षण के लिए लड़ने की जो बात हुई है, मतलब संविधान करता है। अभिव्यक्ति स्वतंत्र यहाँ के देश के नागरिकों को है, वो अपने हक के लिए बोल सकता है, लड़ सकता है। तो इसको ये सब जो ये है, तो बोलने वाले लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, तो ऐसे मुद्दे लाके है ना कि उसको कि भटकाने का काम जो है कि मोदी सरकार कर रही है। जैसे औरंगजेब का बात आ गया था, तो लोगों ने सब कुछ छोड़ के मतलब कि औरंगजेब की बात चालू कर दी। तो ऐसे मुद्दे हैं, बीच में कामरा की बात आ गई। तो ये सब जो बात है कि मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और ये लोग इतने शातिर है। संघ का परिवार जो है कितनी शातिर है कि कौन से टाइम में कौन सा इश्यू मार्केट में लाना चाहिए और लोगों का उसका ध्यान भटकाना चाहिए। दूसरी बात है, इनके लिए जो काम कर रहे हैं आज के देश में जनता के हित में सरकार से सवाल पूछने वाला जो यहाँ का मीडिया है, प्रसार माध्यम है, वो आज उनके साथ उनका गुलाम बन के उनके लिए काम कर रहे हैं। और वो सब है ना कि उनके हाथ में है, इसलिए उसका इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे मुद्दों को मतलब भटकाने का काम कर रहे हैं। इतने जरूरी चीज है, लोग मतलब कि आंदोलन कर रहे हैं। जन सुरक्षा कायदा आ गया है, जन सुरक्षा कायदा के बारे में लोग अलग अलग, भले उनकी ताकत जितनी भी है, लेकिन हर जगह पे उसके लिए कोई सभा ले रहा है, मीटिंग ले रहा है, परिषद ले रहा है ना, निषेध कर रहा है, मोर्चे निकल रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन हम लोग है ना गोदी मीडिया में या कोई भी मेन मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पर भी उसका जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन राज ठाकरे के 10 कार्यकर्ता एक बैंक में जाके अगर कुछ करते हो, तो इसके जो कैमरामैन है या उनके सब रिपोर्टर है, पत्रकार जितने भी है, तो दौड़ते हैं और उनको ये पब्लिसिटी देते हैं। मतलब पब्लिसिटी देना मतलब कि आज के डेट में उनको बड़ा करना है। तो ये सब चीज है, तो ध्यान भटकाने के लिए है। और ये देवेंद्र फडणवीस की जो राजनीति है उसमें बहुत सारा वो माहिर है। हम लोग देखते हैं उसके नेतृत्व में ही इतनी बड़ी शिवसेना का उसने कितना टुकड़ा में बांट दिया है ना, और किसी की हैसियत नहीं रखी। जिसके साथ सरकार में लिया है उसकी भी हैसियत नहीं रखी है। तो ये जो अपने मर्जी से अपने हिसाब से राजनीति करते हैं और ये जो करते हैं। दूसरी बात जो है, मुझे आपके माध्यम से ये जो मराठी के बारे में जिनको बहुत अस्मिता का मुद्दा, ये सब आस्था, ये सब निर्माण होते हैं महाराष्ट्र, उनके राज ठाकरे को सपोर्ट करने वाले लोग भी आए, राज ठाकरे भी, उनसे मेरा एक कहना है कि ये लोग, ये व्यवहार की भाषा है, बोलने की भाषा है मराठी में, मतलब पूरे महाराष्ट्र में लोग मराठी में बात करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो जाएगा, एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, तो मराठी भाषा का संवर्धन होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में 54,000 स्कूल आज के डेट में बंद हो गए। और दूसरी बात है कि छोटे छोटे गांव में भी आप जो लोग हैं मराठी लोग हैं, वो अपने बच्चों को मराठी स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है। हो जाते हैं, मैं अपना पर्सनल अनुभव बोलता हूँ, कितने लोगों से मैं मिला हूँ और जिसके बच्चे है ना कि मराठी स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी पूछते हैं कभी भी क्या आपका बच्चा मराठी में पढ़ रहा है, तो अगर हाँ बोलता है ना तो उसको कमजोर समझते हैं। अगर मराठी परिवार का जो मराठी परिवार अपने बच्चों को मराठी स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर वो बोल देता है तो वो कमजोर आदमी होता है, उसकी समाज में कोई हैसियत नहीं है, इज्जत नहीं है। ये स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हो गई है। तो ये स्थिति को ठीक करो। मराठी स्कूल जो है कि गांव में जो पहले सिस्टम चलती थी मराठी स्कूल गांव में, तो वो स्कूल चालू ठीक से करो। स्कूल बंद हो रहे हैं और बहुत सारे स्कूलों ने ये किया है। मैंने कितने स्कूल और कितने जगह में जाके आया, मैं देखा है कि लोग है ना ये अपने मराठी स्कूल को अभी सेमी स्कूल बोल रहे हैं, सेमी इंग्लिश स्कूल बोल रहे हैं, मतलब कि बचाव कर रहे हैं। इंग्लिश को लेके मराठी स्कूलों का बचाव हो रहा है। ये बात है ना कि बहुत मतलब खेदजनक बात है। और ये राजनीति करते हैं तो उनको पता नहीं है सब बात, इनको पता नहीं है मराठी स्कूलों का मुंबई में क्या हालत है।
पूरे महाराष्ट्र में क्या हालत है, उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं। राज ठाकरे ने तो जो मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं उसके बारे में तो कभी बोला नहीं। अगर बच्चे मराठी में पढ़ेंगे नहीं तो मराठी भाषा का मतलब वो संवर्धन कैसे करेंगे, मराठी भाषा का विकास कैसे करेंगे? ये मुद्दे है ना। अरे ये मुद्दे से मतलब ये मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एक दूसरे मराठी लोगों ने मराठी से बात करना चाहिए। हम लोग का ये बंबई से रहते हुए हम लोग का मराठी का प्रॉब्लम हो गया, मेरे जैसे लोगों का हो गया है। अगर हम लोग किसी से बात करते, मैं एक आपको एक अनुभव बता रहा हूँ। ये मतलब कि 1 महीना हो गया, आसिम भाई ने बुलाया था मुझे। हम लोग अब समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के महासचिव है आसिम भाई ने मुझे बुलाया, हम लोग साथ में बैठे थे और आसिम भाई ने मुझे बोले कि राहुल भाई मेरे से है ना कि जितना टाइम अपन बैठेंगे उतना टाइम है ना आप मेरे से मराठी में बात करेंगे। मुझे मराठी में अभी आज से है ना कि मैं कोशिश करूंगी मराठी में ही भाषण करूंगा। तो उन्होंने ये सब मेरे से बोला, मैं है ना कि आधा घंटा उनके साथ था, लेकिन मैं उनसे है ना प्योरली मराठी नहीं बोल, मतलब लोगों से बात करने की। तो मैं बहुत बार बोला, मैं जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे तब बोले आप फिर हिंदी बोलने लगे। मैं बोला मुझे आदत लगी है ना। तो ये भाषा जो है बोलने वाली भाषा है, कम्युनिकेशन की भाषा, कम्युनिकेशन भाषा। तो इसके लिए कोई मराठी में बात करता है कि नहीं, कौन कुछ करता है कि नहीं, ये सब है। और हिंदी का मतलब द्वेष करने की क्या बात है? हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। अगर बोलता है तो बोलने दो उसको। अगर उससे जो हिंदी बात कर रहा है और आपसे कुछ व्यवहार करने का है बैंक में जाके, तो आप मराठी में करो, आपको मराठी में बात करने का है। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करता है मराठी भाषा से, उसको समझता है भाषा वो समझता है। एक बैंक कर्मचारी वो आप जो मराठी में बात करेगा ना वो उसको समझती है, वो आपको रिप्लाई भी देता है। काम करने के लिए नहीं उसके पास जा रहे हैं, आप उसके पास इसलिए जा रहे हैं कि मैं मराठी में बोलूंगा, आप भी मराठी में बोलो। डोंबिवली की घटना तो यही है ना। एक्सक्लूसिव बोली ना, वो जो औरत जो है कि इंग्लिश में बोली, उसने तो उसका अपमान नहीं किया, साथ में सोसाइटी में रहते, हटना चाहिए था। तो उसको मराठी बोलने में क्या है, और क्या बोलता मराठी में बोलने से? ये सब जो बात है कि ये धर्म जाति के नाम से राजनीति करने का ये फैसिस्ट शक्ति का एक मतलब तरीका है, और उससे ये करेंगे। और इसी में धर्म और जाति, भाषा, प्रांत, पंथ के राजनीति में लोगों को रखेंगे, उनको अपने रोजगार के बारे में बात नहीं करने देंगे, ना खुद करेंगे ना रोजगार देंगे। अरे फेल्यूर है ये है ना कि एक नई फैक्ट्री महाराष्ट्र में नहीं लग सकती है, एक नया मतलब रोजगार का कोई मतलब उनके पास प्लानिंग है ही नहीं। ये सब जो ये ऐसे ही मुद्दे लाएंगे, ऐसे ही मुद्दे पे लोगों को लड़ाएंगे, लोगों को विभाजित करेंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे और वो अपनी राजनीति करेंगे। और ये जो जितना मतलब समाज में जितनी बेकारी आती है, बेरोजगारी आती है, वैसे लोग भी भटकते हैं, सही दिशा उनको नहीं मिलती है। तो ये ऐसे बेरोजगार तरुण जो है कोई तो उनके हाथ में लगेंगे, उनके जाल में फंसेंगे, और ये मतलब कि समाज को तोड़ने का राजनीति करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से वो बेसिक जो मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी की तरफ और दूसरी चीजों की तरफ से आरोग्य वगैरह की तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, आपस में नूरा कुश्ती खेली जाती है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने बच्चों को मराठी के बजाय अंग्रेजी में तालीम देते हैं और मराठी के स्कूल बंद हो रहे हैं लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। और उसके बाद जो है वो मीडिया भी इस तरह के नॉन इश्यूज को उछाल के जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। तो दोस्तों हमारे साथियों ने ये सारी बातें बताई। हम आगे इनसे जन सुरक्षा कायदा जिसकी तरफ राहुल साहब ने ध्यान दिलाया उस पर भी बात करेंगे कि वो क्या है, क्यों आ रहा है और उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप दोनों ने समय निकाला और इस विचार गोष्ठी में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।